Hello everyone, I am Saloni. Welcome to Pathfinder Commerce Academy. Today we will start a next topic, that is new industrial policy. This is also called new economic policy. सबसे पहले हम देखते हैं कि ये पॉलिसी है क्या, कब इंट्रोड्यूस की गई और इसका रीजन क्या था इंट्रोड्यूस करने का। जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है ये 1991 में इंट्रोड्यूस की गई थी। ये इंट्रोड्यूस करने का रीजन ये था कि हमारे पास जो इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व्स हैं वो बिल्कुल खत्म हो गए थे। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या होता है, हम कुछ सामान इंपोर्ट करते हैं, कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, बट जब हम इंपोर्ट ज्यादा करें और एक्सपोर्ट कम करें तो हमारे पास जो फॉरेन करेंसी है वो कम हो जाएगी, तो दैट इज रेफर टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो नेगेटिव में चले गए थे। इंडिया बाहर से कुछ भी इंपोर्ट नहीं कर सकता था, तो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। उसमें जब जो कंट्री है वो डेट में चली गई थी, उसको रिकवर करने के लिए हमने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, दैट इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ये जो पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई थी 1991 में और ये तीन रिफॉर्म्स लेकर आई थी, दैट इज यू कैन सी इन द डायग्राम, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। इस जो पॉलिसी को हम एलपीजी भी बोलते हैं, ये तीनों पॉइंट्स हम वन बाय वन आगे डिस्कस करेंगे। राइट, इस जो पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया था इसमें बेसिक चेंजेस क्या क्या आए थे। इट ब्रॉट नंबर ऑफ चेंजेस इन द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री बाय कंट्रोलिंग द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, गवर्नमेंट डेफिसिट, प्राइस लेवल फ्लक्चुएशंस। ये जो पॉलिसी जब इंट्रोड्यूस की थी उसके बाद बहुत सारे जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, वो बहुत रिजिड नेचर में थे। उनको फ्लेक्सिबल कर दिया गया था ताकि इजिली हर कोई उसको अप्रोच कर सके और जो कंट्री में है जो वो रिजर्व्स हैं उनको इंक्रीज कर सके। The basic objective of the new economic policy was to protect the industrial sector from the rigid licensing system. इससे पहले क्या था, इंडिया में जो लाइसेंसिंग सिस्टम था वो बहुत रिजिड था। उसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे और बहुत सारी जो सेक्टर्स हैं वो पब्लिक ओन्ड, मतलब गवर्नमेंट के अंडर थे। राइट, इट फैसिलिटेट्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। जैसा मैंने आपको बताया, दिस पॉलिसी इज ऑल्सो कॉल्ड एलपीजी। राइट, अब हम आगे डिस्कस करते हैं इसके तीनों पॉइंट्स, दैट इज मेजर चेंजेस जो इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर आए थे। ये जो पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई थी इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। फर्स्ट वी विल डिस्कस लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या है? Liberalization is economic reform adopted to eliminate strict and rigid licensing system। जो इंडिया में लाइसेंसिंग सिस्टम जैसे मैंने आपको बताया बहुत रिजिड था। कोई भी आपको इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बहुत लंबा प्रोसीजर है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद भी आपको वो लाइसेंस अप्रूवल मिलता है नहीं मिलता है उसकी कोई श्योरिटी नहीं थी। बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं वो गवर्नमेंट के अंडर थे, तो गवर्नमेंट उस पर लाइसेंस आपको देती ही नहीं थी जल्दी से। तो उस चीज को हटा दिया गया। जो लाइसेंस सिस्टम है वो बहुत फ्लेक्सिबल कर दिया गया। इसके बाद आप इजीली, मतलब आपको लाइसेंस मिल जाता था थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज के साथ। इट फॉर्मुलेटेड इजी एंड सिंपल प्रोसीजर टू एनकरेज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का प्रोसीजर था वो भी बहुत लेंथी था। आपको कुछ बाहर इम्पोर्ट करना है तो भी आपको बहुत ही, सॉरी, इंपोर्ट करना है इंडिया में तो भी बहुत लाइसेंस सिस्टम था। अगर एक्सपोर्ट करना है तो भी आपको बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते थे। राइट, तो ये सब चीजें हैं बहुत इजीली कर दी गई, आपको बहुत सिंपल प्रोसीजर दे दिया गया जिससे आप इजीली एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कर सकते हो। द प्राइमरी टारगेट ऑफ लिबरलाइजेशन वाज टू इंक्रीज द ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी। इसका जो मेन टारगेट था इंडस्ट्री की, जो इकोनॉमी की ग्रोथ करना, क्योंकि हमारे पास रिजर्व्स बिल्कुल भी नहीं थे। इफ वी वांट टू सर्वाइव इन द लॉन्ग रन तो उसमें हमें बहुत जरूरी था कि हमारी जो इकोनॉमी की ग्रोथ हो। एक बात मैं आपको और बताना भूल गई, इसका जो हमें लोन है वो हमें किसने प्रोवाइड किया था? वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही हम लोगों ने ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इंट्रोड्यूस किया था। इसके पॉइंट्स क्या क्या हैं? लाइसेंसिंग सिस्टम वाज अबॉलिश्ड एक्सेप्ट फॉर 3 इंडस्ट्रीज। 3 इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट के अंदर रखा गया था, उसके अलावा बाकी इंडस्ट्रीज के लिए लाइसेंसिंग सिस्टम इजीली कर दिया गया था। आप इजीली उसका लाइसेंस लेके इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हो इंडिया में। फ्रीडम इन फिक्सिंग प्राइसेस, इजीली आप प्राइस फिक्स कर सकते हो अपने प्रोडक्ट्स के लिए। पहले आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती थी, क्या प्राइस फिक्स होगा, क्या क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगे। एवरीथिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। पहले हर चीज गवर्नमेंट के अंडर थी, अब आप इजीली अपने प्राइसेस, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्मुलेट कर सकते थे इंडस्ट्री के लिए। सिंप्लीफिकेशन हो गया था प्रोसीजर का। बैंक्स वर अलाउड टू फिक्स लैंडिंग रेट्स। पहले क्या था, गवर्नमेंट लैंडिंग रेट्स फिक्स करती थी, अब क्या है, बैंक्स को ये अथॉरिटी दी गई थी कि आप अब लैंडिंग रेट्स फिक्स कर सकते हो।
नेक्स्ट इज प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? प्राइवेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंटरप्राइजेस, दैट इज पब्लिक ओन्ड एंड प्राइवेट ओन्ड। पब्लिक ओन्ड क्या होती है? जो गवर्नमेंट के अंडर होती है, जिसमें जो एंटरप्राइजेस है, जो इंडस्ट्री है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनका शेयर मोर देन 50% जब पब्लिक के गवर्नमेंट के पास होगा, दैट इज पब्लिक ओन्ड एंटरप्राइजेस। इफ उसका शेयर मोर देन 50% प्राइवेट के पास होगा, देन इट इज कॉल्ड प्राइवेट एंटरप्राइजेस, राइट। तो पहले जैसे मैंने आपको लास्ट पॉइंट में बताया, तीन इंडस्ट्रीज को छोड़ के बाकी सभी के जो लाइसेंसिंग सिस्टम है वो बहुत इजीली अवेलेबल हो गए थे, रिजिड से फ्लेक्सिबल नेचर में आ गए थे। तो बहुत से जो तीन इंडस्ट्रीज को छोड़कर बाकी इंडस्ट्रीज प्राइवेटाइजेशन टू सॉरी पब्लिक प्राइवेट सॉरी पब्लिक टू प्राइवेटाइजेशन में कन्वर्ट हो गई थी, राइट। इसमें क्या है? देयर वाज अ नीड फॉर मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट हैड लिमिटेड रिसोर्सेज। अब क्या है? इतने सारे सेक्टर्स हैं, हर सेक्टर में गवर्नमेंट इन्वेस्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि उसके लिए हमें मनी की जरूरत है, हमें रिसोर्सेज की जरूरत है, जो गवर्नमेंट के पास इतने नहीं होते हैं। अब प्राइवेट एंटरप्राइजेस को अगर हम वो दे देते हैं, उसमें प्राइवेट का रोल आ जाता है, तो क्या प्राइवेट खुद उस पर इन्वेस्ट करेगा, नई टेक्नोलॉजीज लेके आएगा, अपग्रेडेशन लेके आएगा? जब प्राइवेट सेक्टर्स कंपनी मार्केट में आएंगे, तो उनसे क्या होगा? उनमें कंपटीशन होगा। रदर देन अ मोनोपोली ऑफ अ गवर्नमेंट, एक पर्सन की मोनोपोली की जगह बहुत सारे सेक्टर्स, बहुत सारी कंपनीज जब आएंगी मार्केट में, तो उनमें कंपटीशन होगा, बेटर टेक्नोलॉजी आएगी, राइट। नीड फॉर प्रोफेशनल मैनेजमेंट। बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें प्रोफेशनली काम करना बहुत जरूरी है, और गवर्नमेंट हर सेक्टर में प्रोफेशनलाइज नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें उतने ही रिसोर्सेज लगेंगे। तो प्राइवेट क्या है? वो उसको प्रोफेशनल मैनेजमेंट अपनी लेकर आएगा, अच्छे से काम करेगा। फ्रीडम इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, उनके पास पूरी फ्रीडम थी डिसीजन लेने की। यूज ऑफ रिसोर्सेज प्रॉपरली, जो रिसोर्सेज है उनका प्रॉपर यूज आएगा, राइट। देयर वॉज नीड टू ब्रिंग पर्सनल टच इन वर्किंग। हर जो काम होता है उसमें एक पर्सनल टच की जरूरत होती है। अब गवर्नमेंट है, हर सेक्टर में अपना पर्सनल टच नहीं दे सकता है। प्राइवेट सेक्टर के आने से उसमें क्या होगा? हर जो काम है वो पर्सनलाइज तरीके से अच्छे से बेटर परफॉर्म होगा। नेक्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। जो इंटीग्रेट करना, कनेक्ट करना इकोनॉमी को, हमारी इकोनॉमी को बाकी वर्ल्ड के साथ, राइट। In 1991, Government of India took a number of steps which encouraged liberal import and export and removed many restrictions on entry of foreign business। उससे पहले क्या होता था? फॉरेन कैपिटल को इंडिया में नहीं आने दिया जाता था। इंडिया की जो कैपिटल है फॉरेन में इन्वेस्ट नहीं करने दी जाती थी। बाहर जाके आप नहीं इन्वेस्ट कर सकते हो, आप अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो, इंपोर्ट करने पे भी बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी। तो बहुत ज्यादा रिजिड सिस्टम था। उसके बाद क्या किया गया? आप फ्रीली ग्लोबली ट्रेड कर सकते हो, आप इजिली एक्सपोर्ट कर सकते हो, आप इंपोर्ट करवा सकते हो कैपिटल गुड्स जो आप करवाना चाहते हो। convertibility of rupee was allowed, right? Capital goods were also allowed to be imported। इसमें क्या था कि आप जो कैपिटल गुड्स है, जो मशीनरी वगैरह है, वो इजीली बाहर से इंपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि इंडिया अभी उतना एडवांस्ड नहीं था कि वो अपनी मशीनरीज खुद बनाए और एडवांस्ड लेवल पे बनाए। तो आप इजीली बाहर से अपनी मशीनरीज इंपोर्ट करके इंडिया में इंडस्ट्री सेटअप करके उसमें गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हो और उसको फर्दर एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट ड्यूटी वाज अबॉलिश। जो एक्सपोर्ट ड्यूटी सॉरी एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो बिल्कुल अबॉलिश कर दी गई थी। इंपोर्ट ड्यूटीज वर रिड्यूस ग्रेटली। जो इंपोर्ट करते हैं प्रोडक्ट्स, बाहर से मंगवाते हैं, उस पर जो ड्यूटीज थी वो बहुत कम कर दी गई थी, ताकि लोग बाहर से प्रोडक्ट मतलब कैपिटल गुड्स मंगवाएं और यहाँ गुड्स मैन्युफैक्चर करके बाहर एक्सपोर्ट करें और हमारी इकोनॉमी रेज हो। सॉरी। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज इन बिजनेस। इसके अंदर हमारा क्या पॉइंट्स है? जो ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस करने के बाद गवर्नमेंट में क्या चेंजेस आए, हमारी इकोनॉमी राइज हुई या नहीं हुई, जो सिटीजन्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनमें क्या चेंजेस आए उनके बिहेवियर में। इसमें फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीजिंग लेवल ऑफ कंपटीशन। इससे क्या है? कंपटीशन लेवल इंक्रीज हो गया। मार्केट में बहुत सारी कंपनीज आई, मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में आके इन्वेस्ट करने लगी, तो वो अपने साथ नई टेक्नोलॉजीज लेके आई। अब जो इंडिया में ऑलरेडी जो कंपनीज हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, उन्हें अगर फर्दर रन करना है तो उन्हें एमएनसीज के साथ बीटअप करना पड़ेगा, उन्हें वो टेक्नोलॉजी अडेप्ट करनी पड़ेगी। जो काम है वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस तरीके से होने लग गया। अफेक्ट्स कंज्यूमर बिहेवियर। इससे कंज्यूमर के बिहेवियर में भी बहुत बड़ा चेंज आया, क्योंकि जब मार्केट में पहले क्या था? प्रोडक्ट आता था, फिर कंज्यूमर उसको परचेज उसको करना ही पड़ता था, क्योंकि मोनोपोली थी उस चीज की, उसके पास ऑप्शन नहीं था कंज्यूमर के पास कि वो सिलेक्ट कर सके। अब इतनी सारी इंडस्ट्रीज और इतनी सारी एमएनसीज और कंपनीज आ गई हैं मार्केट में, तो वो हर नया नया प्रोडक्ट लेके आ रही है, तो अब कंज्यूमर अप्रोच हो गई थी रेदर देन प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच।
कंज्यूमर अप्रोच हो गई थी। उसमें क्या है कि जो प्रोडक्ट बनते थे वो कंज्यूमर की टेस्ट और प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग बनते थे। पहले क्या होता था, प्रोडक्ट आया कंज्यूमर ने लिया। अब पहले कंपनीज क्या कर रही हैं, रिसर्च कर रही हैं कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, उस बेसिस पे प्रोडक्ट बन रहा है और फिर मार्केट में प्रोडक्ट आ रहा है। नेक्स्ट इज चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। एज आई सेड, टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा चेंज आया। टेक्नोलॉजी में कैसे चेंज आया, नई एमएनसीज आई, वो नया अपग्रेडेशन टेक्नोलॉजी लेके आई तो उसको यूज करने से आया। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो पर्सनली एचआर ह्यूमन रिसोर्स है, जो मैनेजर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनमें भी चेंज आया। नई टेक्नोलॉजी के आने की वजह से इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और फॉर द मैनेजर कि वो अपने जो एम्प्लॉयज हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको ट्रेन करे, उनको नई चीजों के बारे में बताए, ताकि वो उनको टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करके अच्छे से काम कर सके। दे विल गिव अ बेटर परफॉर्मेंस। इनसे उनकी पर्सनल ग्रोथ भी हुई और इकोनॉमी की भी ग्रोथ हो रही है और ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ हो रही है। मार्केट ओरिएंटेशन, एज आई सेड, मार्केट ओरिएंटेशन अप्रोच हो गई रेदर देन प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। अब जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो कंज्यूमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, लाइक डिसलाइक, हर चीज को ध्यान में रख के बनाए जा रहे हैं। राइट, ये जो पॉलिसीज हैं ये बहुत बड़ा चेंज लेके आई इकोनॉमी के अंदर। इससे हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ भी हुई, कंज्यूमर को वैरायटी मिली, टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेशन हुई है, मार्केट में बहुत सारी कंपनीज आई हैं, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ। दीज ऑल आर द चेंजेस विच मेड ड्यूरिंग गवर्नमेंट पॉलिसी, और दैट इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991. That's it for today. Thanks for watching.